हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी। आज मैं आपको 11th क्लास की बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक कोagulation ऑफ ब्लड एक्सप्लेन करूँगी। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोagulation ऑफ ब्लड। ब्लड वेसल में जब भी कोई इंजरी होती है तब ब्लीडिंग होती है और जिस जगह पर चोट लगी होती है उधर क्लॉट बन जाता है। ब्लड वेसल में इंजरी के कारण बना क्लॉट एक्स्ट्रा वेस्कुलर क्लॉट कहलाता है, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द वेसल। अब अगर कोई ऐसा ब्लड वेसल है जो इंटैक्ट ब्लड वेसल हो, दैट मीन्स कि अनइंजर्ड ब्लड वेसल से कोई भी इंजरी ना हो और उस ब्लड वेसल के अंदर किसी चीज़ की डिपोजिशन की वजह से क्लॉट बने, तो वो क्लॉट थ्रोम्बस कहलाता है और वो इंट्रावेस्कुलर होता है क्योंकि ये ब्लड के अंदर बनता है। ये डिपोजिशन किस चीज़ की होती है? तो ये जनरली फैटी सब्सटेंसेस या फिर कोलेस्ट्रॉल की हो सकती है। थ्रोम्बस अगर टूटकर छोटे पार्टिकल्स में टूटकर ब्लड वेसल में मूव करने लग जाए तो इसे एम्बोलस कहते हैं। थ्रोम्बस एंड एम्बोलस ये दोनों टर्म्स नीट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अब आगे हम क्लॉटिंग के कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल में कुछ सेल्स होती हैं, इनका नाम है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंड व्हाट इज एपिथेलियम? एपिथेलियम वो टिश्यू है जो हमारी बॉडी की किसी भी फ्री सरफेस को कवर करता है। अब हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू उनमें से एक है। अब हमारे ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये सभी मूव करते हैं। अभी हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसका नंबर हमारे ब्लड में अप्रोक्स 1.5 लाख टू 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लेटलेट्स इन्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर ब्लड वेसल में कोई इंजरी होती है तो एंडोथेलियम डैमेज होते हैं और एंडोथेलियम के साथ साथ प्लेटलेट्स भी डैमेज होते हैं और ये डैमेज प्लेटलेट्स सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं केमिकल जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर 3। अब ये मैंने 3 क्यों कहा? तो ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है और इसी तरह के टोटल 12 फैक्टर होते हैं जिनमें से एक प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर है। तो ये क्या करता है? ये उस जगह पर जिधर चोट लगी होती है वहाँ पर सारे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर लेता है, दैट मीन्स कलेक्ट कर देता है और फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट प्लग का। प्लेटलेट प्लग क्या करता है? प्लेटलेट प्लग खून को बहने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, अभी क्लॉटिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ ब्लड को बहने से रोका गया है। तो प्लेटलेट जो फॉर्म होता है इसके बनने के प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस, हीमो मीन्स ब्लड एंड स्टेसिस मीन्स रेस्ट। अब डैमेज एंडोथेलियम भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज प्लेटलेट से प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर 3 और डैमेज एंडोथेलियम से थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज किस काम आता है तो ये हम आगे देखेंगे। ये लिवर है और लिवर का एक काम होता है ब्लड प्रोटीन बनाना। यहाँ लिवर प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है जो कि एक इनएक्टिव क्लॉटिंग प्रोटीन है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में आता है और यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम काम करता है। ये क्या करता है? ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन यहाँ ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का क्या काम था? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आगे लिवर एक और प्रोटीन को की फॉर्मेशन करेगा जो है फिब्रिनोजन।
ये भी एक इनएक्टिव क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये फिर ब्लड में जाएगा और यहाँ पर जो पहले थ्रोम्बिन बना था वो इस इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फिब्रिन में। एक और बात, फिब्रिनोजेन सॉल्युबल है और फिब्रिन इनसॉल्युबल है, और हमें इनसॉल्युबल ही चाहिए क्लॉटिंग के लिए। तो फिब्रिन क्या है? फिब्रिन इज़ अ थ्रेड लाइक इनसॉल्युबल प्रोटीन जो कि क्लॉट बनाता है। तो ये था क्लॉटिंग का प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब आगे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस। व्हाट इज कैस्केड प्रोसेस? तो कैस्केड प्रोसेस एक लिंक्ड रिएक्शन है, जैसे कि एक रिएक्शन की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा और तीसरे की वजह से चौथा होता है। इसे ही कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह से हमारे ब्लड में होता है, जैसे हमने क्लॉटिंग के प्रोसेस में देखा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फिर थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया। तो ये एक तरह से लिंक्ड रिएक्शंस थे, एक दूसरे से लिंक थे। तो यही था कैस्केड प्रोसेस। अब एक और टर्म है हेपेरिन। व्हाट इज़ हेपेरिन? तो हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड लिक्विड के फॉर्म में है। किसकी वजह से? हेपेरिन की वजह से। तो जब क्लॉट होना होता है तो हेपेरिन को इनएक्टिवेट होना पड़ता है, और ये कौन करता है? तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हेपेरिन को इनएक्टिव करता है, जिसकी वजह से क्लॉट होता है। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के दो काम है। पहला, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, और दूसरा, हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।